प्यारे बच्चों, कंसेप्ट विद सिग्मा यूट्यूब चैनल में मैं यशपाल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फ्रैक्शन का हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन का। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी फ्रैक्शन होती हैं, किस प्रकार की फ्रैक्शन होती हैं, कितने टाइप्स की फ्रैक्शन होती है, वो सब हमने पढ़ा। सेकंड पार्ट में हमने बार और मैंटिसा के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हैं। आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लास्ट होगा ये फ्रैक्शन का हमारा आज का पार्ट 3। देखिए, कहते हैं 2/3 में से क्या घटाया जाए ताकि भिन्न 4/21 हो जाए। देखिए बेटा, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में हमें 2/3 में से क्या घटाया जाए ताकि भिन्न 4/21 हो जाए। यानी 2/3 में से क्या घटाया जाए, हम x घटाते हैं ताकि भिन्न क्या हो जाए, 4/21 हो जाए। भिन्न क्या हो जाए, 4/21। हम देखेंगे यहाँ 2/3 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/21 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2/3, यानी -x बराबर एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा। 4 और 3 7 21 तो 7 दूणे 14, यानी कि -x बराबर हो जाएगा माइनस का 10/21। माइनस से माइनस कैंसिल और x बराबर कितना हो जाएगा, 10/21। यानी कि हम ऑप्शन देखेंगे तो जो B जो हमारा ऑप्शन है ना, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। B इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। कहते हैं संख्या 6/7/8 संख्या 6/7 और 8 से कितनी अधिक है। मतलब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि दोनों का हमें डिफरेंस करना है, अंतर करना है दोनों का, ठीक है। लेकिन ये संख्याओं को समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से और क्या संख्याएं लिखी गई हैं। तो देखिए, हमारे पास इस प्रकार से इन संख्याओं को लिखा गया है। कितनी अधिक है, मतलब हमें ये तो पता है कि भाई इनका डिफरेंस करना है। इसको हम लिखेंगे 6 और ये 7/8 है। ये हमारे पास है 6/7 और 8, ठीक है। अब इसके बटे हम 1 लगाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 गुणा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 8/7 माइनस ये हो जाएगा 6/7 गुणा 1/8। अब हम इनको सोल्व करेंगे। जब इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा 8 यानी 48/7 माइनस ये हो जाएगा 6 या फिर काटना चाहते हैं तो हम इसको काट भी लेंगे, यहां से कट जाएगा ना, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, यहां से मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 3/7 चौक 28, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास, 28 हो जाएगा। 4 पे जाएगा और 4 8 32, 3 4 चौक 16 और 3 19 -3 और ये बच जाएगा हमारे पास 189/28, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे अगर कटता है ना तो इसको काटना पड़ेगा। इसको हम 7 से काट देते हैं। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 7 49, यानी 27/4 और 27/4 को अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 6 सही 3/4। ये बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो सारा जो सिस्टम है इसमें वो बस इन संख्याओं को तरीके से लिखना है। अगर ये संख्याएं आपने तरीके से लिख दी तो बस उसके बाद क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ए जो हमारा है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बेटा और भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एसएससी में पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम्स में, चाहे आप एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओज और जीडी, ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं हमारे। इसको आप फ्रैक्शन का या नंबर सिस्टम के एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जनरल क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। देखिए,
क्वेश्चन क्या है हमारा, कहते हैं दिया गया है, हमें क्या दिया गया है वो मैं लिख देता हूं, हमें दिया क्या गया है उसको लिख देता हूं। हमें दिया गया है कि अंडर रूट 13 बराबर है 3.6 और अंडर रूट 130 बराबर है 114। बेटा इसमें है ना थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है, उसको आप ठीक कर लेंगे, मैं उसको ठीक कर देता हूं। एक मिसप्रिंट है छोटा सा, उसको आप ठीक कर लेंगे। यहां पे है ना, इस पे आप पॉइंट लगाएंगे, यहां ये 11.4 है, ठीक है। और यहां भी मैं इसके अंदर लगा देता हूं, ये इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अंडर रूट 13 की वैल्यू है और अंडर रूट 130 की वैल्यू है। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा ही आसान है, देखिए बड़ा ही आसान है। इसको देखिए यहां पे वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है 1.3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1300 और प्लस ये कितना है अंडर रूट 0.013, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें अंडर रूट 1.3 की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट हटाएंगे और इसको लिखेंगे, पॉइंट हटा के 13/10 तो लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि मैंने पॉइंट हटाया है तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा 0 यानी 10 बन जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि भाई अंडर रूट 13 की तो वैल्यू है हमारे पास, लेकिन अंडर रूट 10 की वैल्यू नहीं है। अब अंडर रूट 10 की वैल्यू तो पॉइंट में होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे? भाई 10 से मल्टीप्लाई किया है, 10 से डिवाइड किया है, बराबर कर दिया इसको हमने, ठीक है। अब यहां से हमें देखिए अंडर रूट 130 का मान भी है और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10। अब आसानी से सोल्व हो जाएगा स्टेप। इसी प्रकार अगले स्टेप को अगर तोड़ के लिखेंगे तो 1300 को मैं ये लिख सकता हूं अंडर रूट 13 गुणा अंडर रूट 100 और इसी प्रकार आगे वाले को मैं तोड़ के लिख सकता हूं अंडर रूट 13/1000, अंडर रूट 13/1000। अब अंडर रूट 13 की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन 1000 की वैल्यू नहीं है। अब 1000 की वैल्यू नहीं है तो एक 0 हम ऊपर लगाएंगे और एक 0 नीचे लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि भाई अंडर रूट 130 की वैल्यू है और 10,000 का क्या होता है, कंप्लीट होता है। 10,000 किसका होता है 100 का। अब सारे हमारे कंप्लीट टूट गए हैं, क्वेश्चन अब बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अंडर रूट 130 का मान कितना है 11.4/100। अच्छा ये 100 है, इसका भी अंडर रूट हटा दिया हमने तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अंडर रूट 13 का मान हमारे पास है 3.6 और गुणा 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार अंडर रूट 130 कितना है 11.4 और ये हमारा किसका हो जाएगा भाई 100 का हो जाएगा। 10,000 किसका हो जाएगा 100 का। अब इनको सोल्व करेंगे, एक डिजिट और इधर आ जाएगा 1.14 प्लस इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 36 हो जाएगा और इनको जब पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.114। सबको प्लस कर दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए 1.14 36 और अगला है हमारा 0.114, ठीक है। इन सबको हम प्लस कर देते हैं, सबको प्लस करेंगे तो 4 5 2 और ये हो जाएगा 7 3, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 37.254। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो बी नंबर जो ऑप्शन है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है वो देखिए, इसमें अच्छा क्वेश्चन था। एक बार दोबारा से भी मैं इसको रिपीट कर देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। भाई हमारे पास अंडर रूट 13 की वैल्यू दी हुई थी, अंडर रूट 130 की वैल्यू दी हुई थी। अब हमने ये देखा कि वैल्यू जो हमसे पूछी है उसमें ना तो हमारे पास अंडर रूट 1.3 का मान था, जब हमने इसका अगर पॉइंट भी हटाया तो 13/10 बना, तो अंडर रूट 13 की वैल्यू तो है, लेकिन अंडर रूट 10 कंप्लीट किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना। तो हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास अंडर रूट 130 का मान भी है और अंडर रूट 100 कितना होता है 10, परफेक्ट होता है ये। इसी प्रकार मैंने इसको तोड़ के लिखा अंडर रूट 13 गुणा 100 और इसी प्रकार इसमें मैंने ऊपर एक 0 लगाया नीचे एक 0 लगाया, ये भी परफेक्ट हो गया फिर। और टोटल जो हमारे पास इनको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आई वो कितनी आई 37.254। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और ये भी बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हर एक क्वेश्चन को हमने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से इसमें लिखा है। कुछ प्रिंटिंग में के समय मतलब टाइपिंग के समय कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, उनको हम सुधार कर रहे हैं। मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूं कि कहां पे क्या गलती हुई है, ठीक है। बाकी क्वेश्चनों को बड़े ही अच्छे ढंग से मैनेज करके लिखा गया है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको लगभग ऐसा मिलेगा जो एग्जाम्स में आया हुआ है और आने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए, कहता है यदि 1/2.357 इसकी वैल्यू दी हुई है और उसका मान हमसे पूछा है। देखिए हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है 1/2.357 बराबर दिया हुआ है 0.42426, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 1/0.0022357 इसका मान हमसे पूछा गया है। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन, देखते ही आंसर पता लग जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है ताकि आप देखते ही आंसर कर पाए और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाए। देखिए हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई संख्याएं तो सेम है, ये जो गिवन दैट था ये और जो फाइंड आउट है ये संख्या तो सेम है। अब ऑप्शन भी यही है सेम, लेकिन बस जो डिफरेंस है ना वो पॉइंट है कि पॉइंट आगे पीछे हुआ है, उस पॉइंट का डिफरेंस है। तो देखिए बेटा इसमें क्या देखना है, पॉइंट को ही देखना है। यहां 2 के बाद पॉइंट था, यहां किसके बाद पॉइंट था, 2 के बाद था। अब ये पॉइंट चला कहां गया, इधर आ गया। कितने डिजिट इधर आ गया, देखिए यहां था पॉइंट और ये यहां से यहां आ गया। कितने डिजिट इधर आ गया, 3 डिजिट इधर आ गया। अब ये 3 डिजिट इधर आया है ना, तो हम 3 डिजिट उधर चले जाएंगे। यहां से हम 3 डिजिट उधर जाएंगे तो यहां चले जाएंगे। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा इसका, हमारा इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 424.26, 424.26, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान था, एक बार फिर देख लीजिए और आप एक बात को याद रख लीजिए। देखिए हम इस कंसेप्ट पे काम करेंगे कि भाई अगर ये जितना हमारी तरफ आएगा ना, जितने पॉइंट जितने डिजिट ये हमारी तरफ आएगा उतने ही डिजिट हम इसकी तरफ आएंगे, और ये जितना डिजिट हमसे दूर जाएगा ना हम भी इससे दूर जाएंगे। ये जितना डिजिट हमारी तरफ आएगा हम भी इसकी तरफ आएंगे, और ये जितना डिजिट हमसे दूर जाएगा ना हम भी इससे दूर चले जाएंगे। देखिए अब हमने ये देखा इस क्वेश्चन में कि 2 के बाद पॉइंट था और जो क्वेश्चन पूछा गया है ये गिवन दैट था, और जो फाइंड आउट करना था उसमें ये पॉइंट है ये इधर आ गया, 3 डिजिट इधर आ गया। तो अब हम 3 डिजिट कहां चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, और इधर चले गए तो 4 के बाद था, यहां अगले 4 के बाद चला जाएगा, यानी 424.26। क्लियर हो गया होगा सबको। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा कुछ चेंज करके बताता हूं ताकि अगले क्वेश्चन को आप आसानी से क्लियर कर पाए। जैसे इसी क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू दी हुई थी 0.42426। अगर मान लीजिए हमसे वैल्यू पूछी होती 235.7 का मान ज्ञात कीजिए, तो बेटा हम इसमें यही देखेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो 2 के बाद था और अब कहां चला गया, 5 के बाद। मतलब ये पॉइंट यहां से 2 डिजिट इधर चला गया है, 2 डिजिट उधर चला गया, तो हम भी 2 डिजिट इसकी तरफ आ जाएंगे। अब 2 डिजिट इसकी तरफ आएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 0.0042426, 42426। देखिए इधर था, यहां से 2 डिजिट में इसको यहां ले आया हूं पॉइंट, ठीक है। तो मतलब ये अगर हमारी तरफ आएगा तो हम भी इसकी तरफ जाएंगे, और ये हमसे दूर जाएगा तो हम भी इससे दूर जाएंगे। जितना डिजिट ये इधर आ रहा है हम भी उतना ही डिजिट इसकी तरफ जा रहे हैं, और जितना ये डिजिट इधर जा रहा है हम भी उधर जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, देखिए आप देखते ही आंसर कर पाएंगे, देखते ही आंसर कर पाएंगे, शाबाश। देखिए क्वेश्चन को, बड़ा ही इजी है, सबको समझ आ गया होगा। 5 बटे बराबर क्या दिया हुआ है, 0.39777, ठीक है। हो तो हमसे पूछा है 5 बटे 0.012557। देखिए बेटा बड़ा ही आसान है,
हमारा इसमें डेसिमल कहाँ था, 2 के बाद था। कहाँ था, 2 के बाद था। अब 2 के बाद था, हम उसको इधर लेके आए हैं। कितना डिजिट इधर लेके आए हैं, 3 डिजिट। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, 3 डिजिट ये इधर जा रहा है तो हम उधर चले जाएंगे। अब उधर चले जाएंगे तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 397.77। क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर इसका हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपने छोटी क्लासों में बहुत पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। स्कूलिंग लेवल पे हम अक्सर ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भी थोड़ा सा मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है और मिसप्रिंट जो है वो मैं ठीक करवा देता हूं, एक बार देख लीजिए। इसमें भी मिसप्रिंट है, देखिए एक बार। इसमें जो मिसप्रिंट है उसको मैं ठीक कर देता हूं। इसमें आप ऐसे कर लीजिए ताकि ये ठीक हो जाए क्वेश्चन। इसको मिटा दीजिए, इस 9 को, और यहां से इस 9 को मिटा दीजिए। अब ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया है और अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 99 सही 95 बटे 99 गुणा 99, ठीक है। देखिए किस प्रकार से सोल्व होगा भाई, सीधे सब है। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। बेटा एक गलती कभी मत कर देना, कभी इस 99 से ये 99 मत काट देना, इस 99 से ये 99 मत काट देना। ये जब तक नहीं कटेगा जब तक ये सिंपल फ्रैक्शन में नहीं आ जाएगा। ये अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी मिश्रित भिन्न में है। जब तक आप नहीं काट सकते जब तक ये साधारण भिन्न में नहीं आ जाएगा। कभी 99 से 99 काट दो, गलत हो जाएगा। पहले इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो 99 को मैं 99 से गुणा करूंगा तो 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801, और उसमें 95 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9896 और बटे 99 गुणा 99। अब देखिए ये हमारा मिश्रित भिन्न था, साधारण भिन्न में चेंज हो गया है। अब हम क्या देखेंगे, 99 को 99 से काट देंगे और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9896, यानी कि डी जो ऑप्शन है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन था, आसानी से हो गया, लेकिन बड़ी संख्याएं देगा तो करने में समय लगेगा। इसलिए इसका एक मेथड और बताता हूं जिससे आपको करना है, ठीक है। इस मेथड से छोटी संख्या थी इसलिए आसानी से हो गया। अगर थोड़ा और बड़ी संख्या होती तो उसको थोड़ा सा करना टफ हो जाता। किस प्रकार से करेंगे, देखिए दूसरा मेथड को देखिए ध्यान से आप। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 99 सही 95 बटे 99 गुणा 99, ठीक है। हाँ, अब देखिए इस 99 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 100 माइनस 1। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था ये 95 बटे 99 और गुणा 99। अब बड़ा ही आसान है इसको सोल्व करना। देखिए कैसे भाई, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये ऐड कर देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 99 माइनस, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1 से, 99 प्लस क्या हो जाएगा 95 बटे 99 और गुणा 99, ठीक है। अब यहां इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा -4। 99 100 में से अगर 4 जाएगा 99, अब इसको काट देते हैं ना, हाँ, यहां बचेगा 4, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 9 8 9, कितना हो जाएगा 9896, यानी कि डी जो ऑप्शन है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, आसानी से सोल्व हो जाएगा और आसान भी मेथड है। एक बार देखिए इसको ध्यान से। अगर मान लीजिए यहां पे हमारे पास 999 होता तो हम एक कम करके, यानी क्या लिख सकते थे उसको, 1000 माइनस 1। 9999 होता तो हम क्या लिख लेते, 10,000 माइनस 1। आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सेम इसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखिए ध्यान से, देखते ही आंसर करना है आपको। सोल्व कीजिए इसको, शाबाश। जब आप इसको सोल्व करेंगे, मैं भी सोल्व कर देता हूं, बड़ा इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 999 सही 995 बटे 999 गुणा 999, ठीक है। भाई इस 999 को क्या लिखेंगे हम, 1000 माइनस 1 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा हमारा 995 बटे 999 गुणा 999। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 999 000 माइनस 999 प्लस करना है आपको 995 और डिवाइड बाई 999 गुणा 999। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा यहां से 4 बचेगा। कितना बचेगा 4। अब 4 इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। 9 यहां से असल कैरी जा चुकी थी ना तो 8 9 9। ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा, बी ऑप्शन। आई थिंक बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए 9999 हो तो मैं उसका लिखता 10,000 माइनस 1। क्लियर हो गई ये टाइप सभी को। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं राम बाबू ने किसी संपत्ति के 5/7 का 14/25 भाग खरीदा। देखिए बेटा ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। राम बाबू ने किसी संपत्ति के 5/7 का 14/25 भाग खरीदा और बाद में अपनी संपत्ति का 1/4 भाग 25,000 रुपए में बेच दिया। तो कहते हैं पूरी संपत्ति का मूल्य क्या था। देखिए टोटल जो संपत्ति है ना, टोटल जो संपत्ति है वो संपत्ति में मान लेता हूं x। राम बाबू ने किसी संपत्ति के 5/7 का 14/25 भाग खरीदा। ये खरीदी है संपत्ति राम बाबू ने। राम बाबू की संपत्ति एक्स नहीं है बेटा, इसमें राम बाबू ने क्या किया है, एक संपत्ति थी उसका 5, वो संपत्ति हमने क्या मान ली कुल एक्स। इसका 5/7 का 14/25 भाग खरीदा है। किसने, राम बाबू ने। अरे तो भाई ये राम बाबू की जो संपत्ति होगी ना वो ये होगी, एक्स राम बाबू की संपत्ति नहीं है। एक्स तो कुल संपत्ति है। यहां पे राम बाबू ने इस कुल संपत्ति के 5/7 का 14/25 भाग खरीदा है, तो ये हो गई ना राम बाबू की संपत्ति। अब क्या कहते हैं आगे सुनिए। और बाद में अपनी संपत्ति का 1/4 भाग 25,000 में बेच दिया। कहता है बाद में अपनी संपत्ति का 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग कहता है 25,000 में बेच दिया भाई। ठीक है, 1/4 भाग कितने में बेच दिया, 25,000 रुपए में। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से काट देता हूं, 5 से काटेंगे 5 पे कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 पे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का उधर जाकर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2,50,000। यानी कुल संपत्ति कितनी थी, 2,50,000। कुल संपत्ति कितनी थी, 2,50,000। इसमें यही पूछा था कि भाई पूरी संपत्ति का मूल्य क्या था, तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना हो जाएगा, 2,50,000। यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुल संपत्ति ही पूछी गई थी। अगर बेटा राम बाबू की संपत्ति पूछता ना तो क्वेश्चन हमें निकालने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों, क्वेश्चन हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि ये बात हमें पहले ही कह रहे हैं कि 1/4 भाग 25,000 रुपए में बेच दिया राम बाबू ने। अरे भाई जब राम बाबू का 1/4 हिस्सा यानी चौथा हिस्सा 25,000 का है तो पूरा कितने का हो जाएगा, तो 25 गुणा 4 यानी 1,00,000 रुपए। तो अगर राम बाबू की संपत्ति पूछता तो हमें पता था 1,00,000 रुपए, हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हमें पता है 1/4 भाग 25,000 का है तो कंप्लीट कितने का हो जाएगा, तो कंप्लीट कितने का हो जाएगा, 1,00,000 रुपए का। हाँ, तो अगर राम बाबू की संपत्ति पूछे तो हम कहेंगे 1,00,000 रुपए, और अगर कुल संपत्ति पूछे तो हम कहेंगे 2,50,000 रुपए। अगर कुल संपत्ति पूछे तो हम क्या कहेंगे, 2,50,000 रुपए। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफी बार आते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। कहता है किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है तथा हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। बड़ा इजी है। किसी भिन्न के अंश में, भाई भिन्न मान लेता हूं मैं, पहले क्या मान लेता हूं, भिन्न x/y मान लेता हूं। भिन्न मैंने क्या मान ली, x/y। अब अंश क्या होता है, ऊपर वाला जिसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, और हर क्या होता है, नीचे वाला जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। कहता है किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़े, मैं भिन्न को लिख लेता हूं x/y, अंश में 1 जोड़े, जोड़ दिया अंश में 1, क्या हो जाता है भिन्न, कहता है 1 प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन को सुनिए।
कहता है तथा हर में एक जोड़े, यानी x बटे वाई हमारी भिन्न थी, इसके हर में एक जोड़ूं तो क्या कहता है, क्या प्राप्त होता है, 1/2। ये लो जी 1/2। दोनों कंडीशंस को हमने लिख लिया है। अब हम इनको सोल्व करते हैं। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो बटे 1 लगा देता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे इसमें कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू x प्लस 1, यानी y की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं तो इसमें अगर पुट करता हूं तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1, और 1 प्लस 1 हमारे पास है, कितना हो जाएगा टोटल, ये x इधर आकर घट जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। x का मान कितना आया हमारे पास 2, x का मान आया हमारे पास 2। अब x का मान अगर हमारे पास आ गया है तो यहां मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। भाई x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यानी कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 2/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। सबको समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेटा उससे पहले एक बात और बता देता हूं, देखिए इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, बताऊंगा अभी सॉर्ट कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये समझिए, मैंने इसको आपको x और y मान के बताया है, यानी फ्रैक्शन को मैंने मान के फिर सोल्व किया है। छोटा भी कर सकते हैं। देखिए मेरा ये मानना है बेटा कि जब तक बेस, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, आपको कंसेप्ट का बेस क्लियर है, अगर बेस क्लियर है तो आप शॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी चीज का आपने एक बार बेस सीख लिया ना, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कुछ जुड़ाएगा, कहीं कुछ घटवाएगा, कहीं किसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहीं किसी को डिवाइड करना पड़ेगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपको बेस नहीं आता, केवल शॉर्ट ट्रिक्स आती है ना, तो बेटा शॉर्ट ट्रिक्स में कामयाबी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है बेस आना ही आना चाहिए, और बेस जब आपको अच्छा आता है, बेस अच्छा है, तब आप शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए, तब उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स आप कुछ समय तो याद रख पाएंगे लेकिन आगे भूल जाएंगे। और बेस से अगर आपने क्वेश्चन को बेसिक से आता है आपको, तो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे क्वेश्चन। और इसलिए मैं हर क्वेश्चन पे लगभग कोशिश करता हूं कि पहले बेसिक से बताया जाए, उसके बाद अगर उसको छोटा किया जा सकता है किस प्रकार से, तो फिर आगे बताया जाए। समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं आसान तरीके से, उसको देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, एक बार देखिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आप ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन के अंदर पुट कीजिए सीधा, वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा बड़ी इजीली। देखिए एक बार ध्यान से, कहते हैं किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, अंश होता है न्यूमिनेटर, अंश में एक जोड़ता हूं, कितना हो गया भाई ये 3/5। कहता है 1 प्राप्त होता है। अरे भाई 1 प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो ये तो गलत बात है। चलो अगले ऑप्शन पे चलते हैं, बी ऑप्शन पे। अंश में 1 जोड़ा 3/3, कहता है 1 प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, 1 प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया, सही है। चलो लेकिन दूसरी कंडीशन भी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं आगे, तथा हर में 1 जोड़ने पर, हर में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2/4। कहते हैं हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। 2 1 2, 2 2 4, 1/2। बिल्कुल सही बात है। अब जब दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी है, सीधा ऑप्शन में पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक से भी बता दिया है, शॉर्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि अंश व हर दोनों में, यानी प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए तो एक भिन्न 2/3 हो जाती है। ठीक है, हम ऑप्शंस को लिख लेते हैं एक बार ना, हम ऑप्शन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है 2/3, अगला जो ऑप्शन है वो है 4/3, अगला ऑप्शन है 3/5,
और अगला ऑप्शन है 4/5। देखिए एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कहता है यदि अंश व हर दोनों में यानी प्रत्येक में एक जोड़ा जाए तो एक भिन्न 2/3 होती है। भाई एक इसमें जोड़िए, एक इसमें जोड़िए, कितना हो गया ये 3/4। क्या 3/4 होना चाहिए? नहीं भाई, इसने तो कहा है 2/3 होना चाहिए, तो ये बात तो गलत है, ये बात तो गलत है। ठीक है, हम एक इसमें जोड़ते हैं, एक इसमें जोड़ते हैं, कितना हो गया 5/6। क्या 5/6 होना चाहिए? नहीं, 2/3 होना चाहिए, तो ये भी बात गलत है। आप इस पे आइए, एक इसमें जोड़ दीजिए और एक इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया भाई 4/6। और जब इसको काट के लिखूंगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हाँ ये सही है, 2/3 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन दूसरी कंडीशन है, उसको भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। अब जब दूसरी कंडीशन को मैं यहां अप्लाई करूंगा, दूसरी कंडीशन को मैं यहां अप्लाई करूंगा तो देखिए एक बार कहता है यदि दोनों में से 2 घटाया जाए। क्या घटाया जाए? 2 घटाइए भाई, 2 इसमें से घटाएंगे, 2 इसमें से। ठीक है, कितना हो जाएगा यहां से 1/3। कहता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। सही बात है भाई, 1/3 ही आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो 3/5 कौन सा है? सी। तो सी ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही इजी है, ऑप्शन को उठाओ, उसके अंदर पुट कीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, पता लग जाएगा कौन सी भिन्न इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है ये। देखिए शाबाश। कहता है किसी भिन्न के अंश व हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर। भाई अब की बार जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या? एक। ऑप्शन को ले लेता हूं, ये हमारा 2/5 है, ये हमारे पास 3/5 है, ये हमारे पास 2/6 है, और ये हमारे पास नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, अप्लाई करते हैं। देखिए कहते हैं किसी भिन्न के हर व अंश में प्रत्येक में एक जोड़ने पर। प्रत्येक में जोड़ना है भाई, चलो एक इसमें जोड़ता हूं, एक इसमें, कितना हो गया 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कहता है तो भिन्न का मान 2/3 होता है। भाई 2/3 तो नहीं आया, ये तो 1/2 आ गया, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, एक इसमें जोड़िए और एक इसमें जोड़िए, कितना हो गया यहां से 4/6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगली कंडीशन और चेक कर लीजिए। अंश हर प्रत्येक में एक घटाने पर 1/2। प्रत्येक में एक घटाएं तो 1/2। देखते हैं, एक इसमें घटाएंगे, ये मिट गया है, एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं भाई। ये हमारे पास कितना था 3/5। ठीक है, हाँ क्या कह रहा था क्वेश्चन में? कहता है कि दोनों में से प्रत्येक में से एक घटाएं, एक इसमें से घटाएंगे, एक इसमें से घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2, 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/5, यानी कि कौन सा? बी ऑप्शन इसका बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, सबको समझ आया होगा, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो फ्रैक्शन के इन क्वेश्चनों को। ठीक है, बिल्कुल आसान हो गया होगा, और एक टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता भी दिए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें तथा गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें तो परिणाम कहता है, तो परिणाम 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। वह मूल भिन्न क्या होगी? आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और मैंने बताया था बेसिक से कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे प्लस करवाए, चाहे आपसे माइनस करवाए, चाहे आपको गुणा करने को कहे, चाहे आपको भाग करने को कहे, बड़े इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे इनको ना। चलो कहता है यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें। भाई हम भिन्न मान लेते हैं, क्या मान ले? x/y मान लो। ठीक है, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें, यानी किससे गुणा करें? x/y से। ठीक है भाई, कर दिया हमने गुणा, क्या आ गया हमारे पास? x²/y² आ गया। गुणनफल को, जो गुणनफल आया है, इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा रेसिप्रोकल, याद रखना। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी उल्टा। जैसे मैं आपसे कहूं 8/27 का, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 27/8। ठीक है, आपसे ये कहा जाए 2/3 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 3/2। आपसे कहा जाए 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो आप कहेंगे 7/5। आपसे कहा जाए 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो आप कहेंगे 1/3।
ठीक है, तो देखिए कहता है गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे। भाई इसको भाग देना है भिन्न के व्युत्क्रम से, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी y बटे x से भाग देना है। अब जब y बटे x से भाग देंगे तो ये x ऊपर चला जाएगा और y नीचे, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, ये x क्यूब बटे y क्यूब। क्या बन जाएगा, x क्यूब बटे y क्यूब। तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, ये परिणाम हमें बता रहे हैं 18 सही 26 बटे 27 प्राप्त होता है। परिणाम क्या प्राप्त होता है, 18 सही 26 बटे 27 के बराबर रखेंगे। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं x बटे वाई का होल क्यूब, और बराबर भाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 को यहां मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके अंदर क्या जोड़ देंगे, 26 जोड़ देंगे। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, यहां से 8 जादू 56 और 18 दूनी 36 और 26 जोड़ेंगे इसके अंदर, यानी कि 6 और 2 8, यानी 512 हो जाएगा ना। हाँ, और बटे कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, अब यहां से ये क्यूब है, अगर मैं इसको इधर से क्यूब रूट हटाऊंगा, बराबर के इधर से क्यूब हटाऊंगा तो उधर क्यूब रूट बनेगा, उधर क्या बनेगा, क्यूब रूट। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x बटे वाई बराबर, भाई ये क्यूब रूट हो जाएगा उधर जाकर ना। हाँ, 512 बटे 27। अच्छा, 512 किसका होता है, 8 का, 27 किसका होता है, 3 का। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो कितना हो जाएगा भाई, 8 बटे 3, यानी कि वो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, 8 बटे 3 हो जाएगी। देखिए एक बार, 8 बटे 27 नहीं, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 बटे 3, बिल्कुल ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं थोड़ा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा है ना, मैंने आपको समझाया x बटे वाई मान के, कोई जरूरी नहीं है आप x बटे वाई माने, आप ओनली x मान लेंगे, वो भी तो एक फ्रैक्शन का रूप है, तो वहां से भी इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, देखिए अगर मैं यहां पे मानता, हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या मानता, x। कहता है क्वेश्चन में किसी भिन्न को उससे ही गुणा करें, यानी x को मैं x से मल्टीप्लाई करता, कितना आता भाई हमारे पास, x स्क्वायर। इसके गुणनफल को, ये जो गुणनफल आया x स्क्वायर, इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें। अब इसके व्युत्क्रम से भाग देंगे तो x का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x। अब 1/x जब हम लिखेंगे, इससे भाग देंगे तो x हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x क्यूब। और कहता है कि परिणाम जो है वो हमारा 18 से 26 बटे 27 प्राप्त होता है, तो बराबर रखेंगे 18 से 26 बटे 27। अब देखिए यहां से x क्यूब बराबर, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इसके अंदर 26 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 512 बटे 27। यहां से हम क्यूब हटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूब रूट 512 बटे 27, और 512 किसका होता है, 8 का, 27 होता है 3 का। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका वो कितना हो जाएगा, 8 बटे 3, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फ्रैक्शन x बटे वाई मानेंगे, नहीं, आप x मान के भी कर सकते हैं, बड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा इसमें। चाहे आप ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि और भी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंच पाए। और भी मैं सभी कंसेप्ट की वीडियो धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर लेके आता रहूंगा, प्लेलिस्ट के अंदर सभी आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। और दूसरी एक बात यह है कि बेटा हमने जब एक टॉपिक को उठाया है ना तो उसको पूरा करेंगे। अब फ्रैक्शन पार्ट 1 हमने डाला, फ्रैक्शन पार्ट 2 में कंप्लीट नहीं हुआ तो हमने पार्ट 3 को लेके आए, और एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज नंबर सिस्टम पढ़ाया, कल साधारण ब्याज पे पहुंच गए, परसों समय दूरी चाल पे पहुंच गए, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा, पूरा मैथ कुछ ही समय में आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सब लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन तक पूरा पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे। जितना शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा पाएंगे, हमसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है यदि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं,
यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। देखिए देखिए कहते हैं किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5, 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। भाई हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास जो कक्षा है उसमें हमने ये दो कैटेगरी बना दी भाई, कुछ बॉयज हैं और कुछ क्या है, गर्ल्स हैं। अब क्या कह रहे हैं, 3/5 लड़कियां हैं। जब 3/5 अगर गर्ल्स हैं तो फिर बॉयज कितने हो गए भाई, 2/5। बॉयज कितने हो गए, 2/5। अरे भाई कोई भी चीज है ना जब फ्रैक्शन के रूप में आ जाती है तो टोटल को आप 1 मान लीजिए। टोटल को आप क्या मान लेंगे, 1। जब 3/5 अगर लड़कियां हैं तो फिर एक में से जब मैं 3/5 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2/5। और एक चीज और देखिए सभी आप ध्यान से, जब किसी भी फ्रैक्शन को अगर एक में से घटाना हो तो बड़ा ही आसान होता है उसको घटाना। जैसे 3/5, टोटल 3/5 है, अगर इसको एक में से घटाना हो तो देखिए टोटल कितना है, 5। 5 में से 3 भाग हो गया तो कितना बच गया हमारे पास, 2/5। अगर कहीं 5/14 भाग है, 5/14 हो गया, यानी टोटल भाग नीचे वाला टोटल भाग होगा, टोटल 14, 14 में से 5 हो गया है तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 9/14। अगर आपसे ये कहा जाए किसी काम का 3/5, 3/4 भाग हो गया तो शेष कितना बचेगा, टोटल 4 भाग है जिसमें से 3 हो गया तो बचा कितना, 1 और 4, ऐसे कैसे। मतलब एक में से किसी भी चीज को घटाना बड़ा ही आसान है, किसी भी फ्रैक्शन को घटाना बड़ा ही आसान है। अब यहां हमारे पास एक क्लास थी, उसमें बॉयज और गर्ल्स, कहता है कि जो गर्ल्स हैं वो 3/5 है, तो हमें पता लगा कि भाई बॉयज कितने हैं, 2/5। अब आगे क्या कहता है, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, भाई जो गर्ल्स है ना इनकी संख्या का 2/9, यानी 3/5 का 2/9, लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। अच्छा देखिए हमें पता लगा कि भाई 2/9 तो अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने हैं, मैंने वही बताया, एक में से घटाइए। जब 9 में से 2 भाग उपस्थित है तो अनुपस्थित कितना है, 7/9। या उपस्थित कितना है, 7/9। तो आप सीधा लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें फिर मिट गया है, वापस से मैं लिख देता हूं। ये था हमारे पास गर्ल्स और 3/5। अच्छा क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कहता है गर्ल्स का यानी 3/5 का 2/9 लड़कों की संख्या का 1/4 उपस्थित हो, लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग उपस्थित है। हमसे पूछे उपस्थित, और ये किसकी संख्या दी हुई है हमें, 2/9। ये 2/9 हमें किसकी संख्या दी हुई है, अनुपस्थित की। जब 2/9 लड़कियां अगर अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितनी हो जाएंगी, 7/9। कितना हो जाएगा, 7/9। इसी प्रकार लड़कों की संख्या का कितना भाग अनुपस्थित है, 1/4। तो बेटा उपस्थित कितना हो जाएगा, भाई 4 में से 1 भाग उपस्थित अनुपस्थित है ना, तो उपस्थित कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, कहते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। चलो ठीक है, ये सारे उपस्थित हैं, इनको सोल्व करते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारे पास 3/10। अच्छा यहां से करेंगे तो 3 तिया 9, यानी ये हो जाएगा 7/15। ये टोटल लड़के उपस्थित हैं और ये लड़कियां उपस्थित है। कहता है कुल कितना भाग उपस्थित है, दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 तिया 30 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 15 दूनी 30 तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23 और बटे 30। भाई ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, उपस्थित आ जाएंगे। कितना भाग उपस्थित हो जाएगा, 23/30 भाग इसका क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 23/30। बेटा ये समझ आया होगा। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते थे, अनुपस्थित यहां निकाल लेते, अनुपस्थित यहां निकाल लेते, टोटल जोड़ देते, सभी अनुपस्थित आ जाते, उनको फिर एक में से घटा देते, तो फिर आपके पास उपस्थित स्टूडेंटों की संख्या आ जाती। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एक लड़के से, हाँ बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन भी है ना, काफी बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखिए कहते हैं कि लड़के से किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने गलती से 3/8 से भाग कर दिया, इस प्रकार उसका प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था। तो सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर क्या है? देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक लड़के से किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा। भाई हमने संख्या मान ली, संख्या क्या मान ली हमने? x। लड़के को कहा गया कि बेटा आप इस x को गुणा कीजिए किससे? 3/8 से। अगर वो लड़का इसको 3/8 से गुणा कर देता तो उसका आंसर आता 3x/8। और बेटा ये सही होता कि गलत होता? ये तो सही होता। भाई x को 3/8 से गुणा करने को कहा, उसने सही गुणा किया है तो उसका आंसर सही है। लेकिन उसने कर क्या दिया? परंतु उसने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? 3/8 से भाग दे दिया। भाई x को जब 3/8 से अगर भाग दे देगा तो ये 8 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 8x/3 हो जाएगा। और जब गलती की है तो गलत आंसर आएगा ना, गलती की है तो गलत आंसर आएगा। कहता है इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था। जो ये गलत आंसर है ना, ये सही उत्तर से 55 अधिक था। और अधिक आएगा बेटा, हम देख रहे हैं ऊपर बड़ी संख्या है हमारे पास, ऊपर ये यहां 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां 8 से, बड़ी संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अधिक आएगा। देखिए 8x/3 में से हम क्या घटाएंगे? 3x/8 और बराबर कितना अधिक आया है? 55 अधिक आया है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 24, 3 8 24 तो 8 8 64x हो जाएगा और 8 तिया 24 तो 3 तिया 9x बराबर हो जाएगा 55। बराबर कितना हो जाएगा? 55। अब देखिए 64 में से 9 चला जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 55x/24 बराबर 55। 55 से 55 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा? 24। 24 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 24 है ना, वो हमारी x की वैल्यू आई है, संख्या आई है। पूछा क्या है उसको देखिए एक बार। कहता है तो सही उत्तर क्या है? अरे भाई हमसे तो संख्या तो पूछी नहीं गई, हमसे संख्या नहीं पूछी, हमसे पूछा है सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर कब आएगा? जब वो 24 को मल्टीप्लाई करता किससे? 3/8 से। यानी 8 तिया 24 तो हम कहेंगे 3 तिया 9, जो उसका सही उत्तर होता वो कितना हो जाता? ए ऑप्शन यानी कि 9। कितना हो जाता? 9। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया है। कुछ बच्चे इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं और वो कई बार गलती भी कर देते हैं। कीजिए शॉर्टकट मेथड से, लेकिन ध्यान से कीजिए। देखिए किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा, ठीक है, और गलती से 3/8 से भाग कर दिया, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा? 8/3 में से 3/8 घटाइए, तो यहां से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 3 8 24 तो 8 8 64 माइनस 8 तिया 24 तो कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 55/24। तो जो अंतर आया है ना, कितना अधिक था? 55। उसको डिवाइड कर दीजिए इनके अंतर से, इन संख्याओं के अंतर से डिवाइड कर दीजिए। अगर इन संख्याओं के अंतर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 24। यानी कि वो संख्या कितनी आ जाएगी? 24। अब सही उत्तर पूछा है तो 24 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3/8 से। और अगर गलत उत्तर पूछे आपसे कि उसका गलत उत्तर कितना आया था, तो आप 24 को डिवाइड कर देंगे 8/3 से। बेसिक से भी बताया है। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जितना अधिक आया, जो डिफरेंस है, उसको संख्याओं के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, वहां से आपको संख्या मिलेगी। सही उत्तर चाहिए तो फिर कंडीशंस के ऊपर जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा? आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कहते हैं कि लड़के को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया। बेटा भाई क्या है कि एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, दूसरा आपको प्रैक्टिस के लिए उसी टाइप के इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको यह समझ आए कि हमने कितना कुछ समझा है, कितना हमने कुछ सीखा है, और सीखा है तो उसको हम कर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए मेरी कोशिश है कि कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एक टाइप के दिए जाए आपको। देखिए कहता है एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा। अब वही है, संख्या हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। लड़के को कहा गया
लड़के को कहा गया कि इसको 3/5 ज्ञात करो इसका, तो इसका अगर 3/5 ज्ञात करता तो उसका आंसर कितना आता? 3x/5, जो क्या होता? सही होता। परंतु उसने उस भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई, 3/5 से भाग दे दिया ना, तो 5 कहां चला गया? ऊपर। और क्या आ गया उसका आंसर? 5x/3, जो क्या होगा? गलत होगा। भाई गुणा करने को कहा और भाग दे दिया तो गलत ही आएगा ना आंसर। अब कितना अधिक आया है तो हम क्या करेंगे? 5x/3 माइनस 3x/5, इनका अंतर करेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15, 3 गुणा 5 15, और 25 बाजू 25x माइनस कितना हो जाएगा? 9x। अब 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16x/25। 16x/25 कितना अधिक आया? 16x/25। और बराबर कितना अधिक था क्वेश्चन में बताया है? 32/75। यानी कि 16x/25 बराबर है किसके बराबर है? 32/75 के बराबर। काट दीजिए अगर कटता है तो। 16 दूनी 32, भाई बराबर में ऊपर से ऊपर वाले कट जाते हैं और नीचे से नीचे वाले कट जाते हैं। 25 तिया 75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। अगर वो संख्या पूछे तो 2/3, संख्या पूछे तो 2/3, लेकिन इसमें भी वही कहता है सही उत्तर क्या है? तो 2/3 को क्या करना पड़ेगा आपको? 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 2/5। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 2/5। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। अच्छा ये यहां पे इस पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया भाई काटने में, है ना, ऑप्शन नहीं मैच कर। तो यहां कट जाएगा 5 पे, यानी x की जो वैल्यू आई है ना वो हमारी 2/5। सही उत्तर पूछा है तो किससे गुणा करूंगा? इसको 3/5 से गुणा करूंगा, और 3/5 से गुणा करूंगा तो x बराबर ये हो जाएगा 6 और बटे 25। 6/25 देखिए कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बिल्कुल भाई, इसका जो बी ऑप्शन है ना वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं एक आदमी ने 25,000 रुपए अपने बड़े पुत्र को, कुल धन का 5/12 भाग दूसरे पुत्र को तथा शेष धन सबसे छोटे पुत्र को दिया, जो पहले और दूसरे पुत्र के योग के बराबर है। तो सबसे छोटे पुत्र को कितना धन मिला? सबसे छोटे पुत्र का धन बताना है। देखिए एक आदमी ने 25,000 रुपए अपने बड़े पुत्र को, कुल धन का 5/12 भाग दूसरे पुत्र को, शेष धन सबसे छोटे पुत्र को दिया। भाई हमें यह पता लगा कि इस व्यक्ति के 3 पुत्र हैं। यहां लिख देता हूं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर यहां से ये सबसे बड़ा पुत्र है, तो इसको कितना पैसा दिया गया? इसको पैसा दिया गया 25,000 रुपए। कह रहे हैं ना कि सबसे बड़े पुत्र को दिया गया 25,000 रुपए। ठीक है। कहते हैं दूसरे पुत्र कुल धन का 5/12 भाग दूसरे पुत्र को। अरे कुल धन कितना था भाई? कुल धन के बारे में तो नहीं बताया ना, तो कुल धन मैं मान लेता हूं कि x था। कुल धन कितना था? x। अब x का 5/12 भाग कितना हो जाएगा? 5x/12। ये तो किसको दिया गया? दूसरे पुत्र को। और आगे कहता है शेष धन सबसे छोटे पुत्र को दिया गया। शेष धन सबसे छोटे पुत्र को दिया गया, जो पहले और दूसरे पुत्र के योग के बराबर है। अब देखिए शेष धन, तो शेष कितना बचेगा? टोटल x था, x में से 5x/12 इसको दे दिया, वो घटाना पड़ेगा, और जो सबसे बड़े को दे दिया 25,000 वो भी घटाना पड़ेगा, वो भी घटाना पड़ेगा, तभी शेष बचेगा। ये शेष धन सबसे छोटे पुत्र को दिया। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? जो पहले और दूसरे पुत्र के योग के बराबर है। कहता है जो सबसे छोटे पुत्र को जो धन मिला है ना वो पहले और दूसरे पुत्र के योग के क्या है? बराबर। अब इस कैलकुलेशन को आगे सोल्व करेंगे। 25,000 प्लस 5x/12 बराबर, अब इसको सोल्व करेंगे तो 12 एकम 12, 12 में से 5 गया तो यानी 7x/12 माइनस 25,000, माइनस 25,000। अब x वाले एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5x/12, इधर आएगा माइनस का 7x/12 और बराबर होगा, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी, तो यानी कितना हो जाएगा? माइनस का 50,000। एलसीएम लेंगे 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 7x बराबर माइनस 50,000।
कितना बचेगा, माइनस का 2x बटे 12 बराबर हो जाएगा माइनस का 50,000। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे 6 पे कट जाएगा और x बराबर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 6 गुणा 5 30 हो जाएगा और उसके पीछे 4 जीरो लग जाएंगे ना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख। यानी कि जो टोटल जो धन था उस आदमी के पास वो कितना था, 3 लाख। उस व्यक्ति के पास कितना धन था, 3 लाख। लेकिन बेटा ये तो पूछा ही नहीं गया, पूछा तो ये गया है सबसे छोटे पुत्र को कितना धन मिला है। कुल धन पूछे तो 3 लाख ठीक है, लेकिन सबसे छोटे पुत्र को पूछा है, तो सबसे छोटे पुत्र का मैं इसमें पुट कर देता हूं, ये हमारे पास सबसे छोटे पुत्र का धन आ जाएगा। जब मैं इसके अंदर रखूंगा, यहां पे इसके अंदर जब मैं यहां रखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 3 लाख गुणा 7/12 और माइनस 25,000। इसको काट देते हैं तो ये कट जाएगा हमारे पास, 12 से ही काट देता हूं इसको डायरेक्ट, तो 12 दूनी 24, 12 पंजू 60 और 3 जीरो, ये हो जाएगा 25 7 175, 1,75,000। इसमें से 25,000 रुपए घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए ये क्या आ गया हमारा, सबसे छोटे पुत्र को जो धन दिया गया है वो। यानी सबसे छोटे पुत्र को कितना धन दिया गया है बेटा, 1,50,000, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें आपसे ये पूछ लेता सबसे बड़े पुत्र का, तो इसने क्वेश्चन में बताया है कितना मिला है, 25,000। अब हमें यह भी पता लग गया कि बेटा 1.5 लाख तो छोटे पुत्र को दे दिया और बाकी का 1.5 लाख किसको दे दिया, पहले और दूसरे पुत्र को। तो पहले पुत्र को कितना दिया, 25,000। अब 1,50,000 में से 25,000 इसको मिल गया, तो फिर इसको कितना मिलेगा भाई, टोटल ऐसे बटाना इनका धन कि 1.5 लाख रुपए तो इसको मिल गया, ठीक है, और 1.5 लाख मिला इन दोनों को। अब इसमें से 25,000 ये ले गया, 25,000 कौन सा ले गया, ये ले गया, तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 1,25,000। तीनों का धन आ गया हमारे पास। यानी सबसे बड़े पुत्र को दिया गया 25,000 रुपए, दूसरे नंबर का जो पुत्र था उसको दिया गया 1,25,000 रुपए, और जो सबसे छोटा पुत्र था उसको दिया गया 1.5 लाख रुपए, और टोटल मिलाकर कितना हो गया, 3 लाख रुपए। समझ आया होगा, हमने हर किसी का हिस्सा निकाल दिया है, टोटल धन भी बता दिया है, सबसे बड़े पुत्र को कितना दिया गया, सबसे छोटे पुत्र को कितना दिया गया, और बीच वाले पुत्र को कितना धन दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए का मान क्या है बेटा, ये मान लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिलने की पूरी संभावना है। कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 + 1/10 + 2/10 का स्क्वायर। एक बार मैं इसको पूरा लिख देता हूं क्वेश्चन को, 2/10 की पावर 3 + 2/10 की पावर 4 और एंड देन लास्ट ये चलेगा इन्फिनिटी तक। अब 1 प्लस इसको लिखेंगे 1/10 प्लस इसको लिखेंगे 2/100 प्लस इसको क्या लिखेंगे 2/1000 प्लस इसको लिखेंगे 2/10,000 और प्लस ऐसे ही चलता रहेगा आगे। अब हम इसको लिखेंगे 1 प्लस, अब इसका पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा ना 0.1, ये कितना हो जाएगा 0.02, और इसको क्या लिखेंगे 0.002 और इसको क्या लिखेंगे 0.0002 और आगे कंटिन्यू इसी प्रकार चलता रहेगा। जब इन सबको मैं जोड़ूंगा तो ये जोड़ना तो सबको आता होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 0.002, ये हो जाएगा 0.0002, ऐसे चलेगा भाई कंटिन्यू। ठीक है, ये हो जाएगा 2,2,2,1.1 और आगे कंटिन्यू चलेगा। अब इसको देखिए, आप इसको देखिए, हमारे पास क्या रिजल्ट आया है 1.1222 और इन्फिनिटी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 1.12 और रिपीटेशन किसका हो रहा है बार का, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार, 2 के ऊपर, ओनली 2 के ऊपर बार लगेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1.12 और 2 के ऊपर बार, यानी कि
डी ऑप्शन मेरा इसका आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन के पार्ट सेकंड में हमने बार के बारे में पढ़ा है, मेंटिशा के बारे में पढ़ा है, तो बेटा वहां बार को मैंने अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया है, वहां पे जाके आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन था इसमें, और बार का मैंने डेफिनेशन भी आपको वहां बताई थी कि बार क्या होता है, तो मैंने बताया भी था वहां पे, आपको अच्छे से समझाया था कि एक हॉरिजेंटल लाइन होती है डिजिट के ऊपर जो आफ्टर डेसिमल यानी दशमलव के बाद लगती है, और जिस डिजिट के ऊपर वो हॉरिजेंटल लाइन लगती है उसका मतलब वो उस शब्द उस डिजिट की पुनरावृत्ति है, यानी आवर्ती है, रिपीटेशन है उसका। ठीक है, तो आई थिंक ये सबको समझ आया होगा, और इसका जो ऑप्शन है हमारा यानी डी ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब ये आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको बार के बारे में पता होगा, यानी मैंने बताया जो मैंने सेकंड वीडियो फ्रैक्शन का जो पार्ट सेकंड है उसमें समझाया है, देख लीजिए एक बार। जिन लोगों ने वीडियो देखी उनको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। कहता है यदि P और Q संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं 0.83 के ऊपर बार और 0.62 के ऊपर बार को निरूपित करते हैं तो P और Q के बीच की दूरी क्या है? P और Q के बीच की दूरी क्या है? देखिए कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो हमारा P है और एक पॉइंट हमारा Q है। ठीक है, यदि बिंदु P और Q संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, जो P है इसका हमें बताया है 0.83 के ऊपर बार, और जो Q बिंदु है वो हमें बताया है 0.62 के ऊपर बार, पर निरूपित करते हैं तो के बीच की दूरी क्या है? भाई बीच की दूरी क्या है मतलब डिस्टेंस पूछिए, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। दोनों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो देखिए जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा, दोनों का डिफरेंस करूंगा, अंतर करूंगा, तो मेरे पास P कितना दिया हुआ है 0.83 और 3 के ऊपर बार, Q कितना दिया हुआ है 0.62 और 2 के ऊपर बार। अब इसको लिखेंगे 0.8333, और मैंने बताया था बेटा वहां तक लिख लेना जहां तक आपको कंप्लीट आइडिया आ जाए। इसको लिखेंगे 0.6222, 2 का रिपीटेशन होगा क्योंकि 2 के ऊपर बार है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया तो 1 1 1 1 1, और 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.21 और 1 के ऊपर बार, 0.21 और 1 के ऊपर बार। चलो ठीक है, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारे जो ऑप्शन है ना वो सिंपल फ्रैक्शन के अंदर है, कोई बात नहीं है, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। डेसिमल फ्रैक्शन है ना हमारे पास, कितना है 0.21 के ऊपर बार, पॉइंट से पहले 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, संख्या को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, और बटे कितनी संख्याओं पे बार है, कितने डिजिट पे बार है, एक पे उसका क्या लगेगा 9, और जिस पे बार नहीं है उसका क्या लगेगा 0। अब इस प्रकार का ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है। अगर कटता है ना तो काट के भी लिख सकते हैं, अब ऐसा ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको अगर काट के लिखना चाहोगे तो 3 से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 7/30, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप इसको ये दीजिए, चाहे, क्लियर हो गया होगा। वही क्वेश्चन है बार के बारे में, मैं फिर कह रहा हूं जो वीडियो यानी फ्रैक्शन का पार्ट 2 है बेटा उसको देख लेना एक बार, मेरी गारंटी है क्वेश्चन आसानी से और देखते ही सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? देखिए किसी भिन्न के अंश हम भिन्न मान लेते हैं, फ्रैक्शन क्या मान ले भाई, x/y मान ले, अंश को 20% बढ़ा दें, हमारे पास जो ये तो हमने भिन्न मानी है ना, ठीक है। अब x/y क्या कह रहे हैं कि इसके जो अंश है इसको 20% बढ़ा दें, ठीक है भाई 20% बढ़ा देंगे तो यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, हमने 20% बढ़ाया तो कितना हो गया गुणा 120 और बटे 100, ठीक है भाई। अब आगे क्या कह रहे हैं, तो और उसका जो हर है ना वो 25% बढ़ा दे, भाई ये जो हर है इसको 25% बढ़ाओ, अब इसको 25% बढ़ाऊंगा तो गुणा 125 और बटे 100 है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहता है इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 3/5।
देखिए यहां मैंने अंश को 20% बढ़ाया है और हर को 25% बढ़ाया। आप इस प्रकार से लिख लीजिए, इसको 20% बढ़ाया 120/100, इसको 25% बढ़ाया 125/100 और बराबर क्या हो गया 3/5। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लेंगे कि x/y अंश को बढ़ाया गया, कितना परसेंट बढ़ाया गया 20%, तो x, तो क्या लिखेंगे x गुणा 120/100 और जो हर है हमारा उसको 25% बढ़ाया गया तो गुणा 125/100 और बराबर भिन्न क्या हो जाती है 3/5। चाहे आप ऐसे लिखिए ये भी ठीक है, चाहे आप इस प्रकार से लिखिए ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कटता है तो हम इसको काट देंगे, 5 से काट देता हूं, तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, 5 से काटेंगे 24, आगे नहीं कटेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 24x/25y, 24x/25y बराबर है 3/5। अब हमें पता है बेटा बराबर में ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है और नीचे से नीचे वाला कट जाता है। काट देंगे इसको, 3×8 24 और 5 से काटेंगे तो 5 पे, यानी कि ये उधर चला जाएगा x/y बराबर 5 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और 8 कहां आ जाएगा नीचे, तो 5/8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर होगा। तो बेटा फ्रैक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सभी आपको इन तीनों पार्ट में कंप्लीट करवाए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे भी हम आज फ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट कर दिया इस वीडियो के अंदर मैंने, अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है जितना ज्यादा हो सके वीडियो को, ठीक है, क्योंकि ताकि सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी करते हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी अच्छी एक तैयारी कर पाए। हमारा एक मोटो है कि हर वो बच्चा जो हमसे नहीं जुड़ पा रहा है, जो हमारी ऑफलाइन एकेडमी है सिग्मा एकेडमी अटेली, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अटेली तहसील में हमारी एक ऑफलाइन एकेडमी है सिग्मा एकेडमी, जहां से हम आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारी इस ऑफलाइन एकेडमी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की समस्या भी हो सकती है या कोई और भी कोई कारण हो सकता है, किसी कारण से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, डिस्टेंस के भी हो सकता है, कुछ ज्यादा डिस्टेंस हो तो नहीं पहुंच पाते हैं बच्चे। तो ऐसे बच्चे और जो पढ़ने के इच्छुक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा ये आगे। मैथ के अलावा हरियाणा जीके, उसके अलावा पॉलिटी की वीडियो भी हम शुरू कर दी, हमने पॉलिटी की वीडियो डाल दी है, बाकी आगे कल से लगभग कंटिन्यू शुरू हो जाएंगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जितना भी कंटेंट है ना, हम वो सारा कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे, बट एक साथ नहीं हो सकता, धीरे धीरे समय लगेगा, सारा कंटेंट हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। बस जितना आप सहयोग करेंगे, आपका जितना सहयोग होगा इस चैनल को, प्लेटफॉर्म को इस आगे बढ़ाने के लिए, उतना ही हम अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।